कोरोना के नए म्यूटेंट ओमिक्रॉन की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है और वायरस ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, कौन सा म्यूटेंट है, इसकी जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ही जुटाई जा सकती है। ऐसे में हम आईजीएमएस के माइक्रोबायोलॉजी लैब में हैं और हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन होती है वह क्या होती है। यहाँ के वैज्ञानिक हैं, हम उनसे भी समझेंगे और अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग की पूरी प्रक्रिया कैसे की जाती है। सर बताएंगे कि ये क्या कुछ मशीन है? जैसा कि मैंने बताया आपको, ये मशीन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का एडवांस प्लेटफॉर्म है ना। तो सीक्वेंसिंग का मतलब होता है आपके जो भी जेनेटिक मटेरियल है वायरस का या बैक्टीरिया का, उसको वो बेसिकली वो पॉलीमर्स हैं, है ना। ATCG बोलते हैं, एडनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन। तो उसके पॉलीमर्स हैं और उसी से पूरा उसका लंबा जीनोम बना हुआ है और उसके जीनोम में टोटल 29 प्रोटीन्स हैं। 29 प्रोटीन्स वो कोड किए जाते हैं, है ना, उसके RNA के द्वारा, जो कि RNA वायरस है। तो उसको रीड करने की, फुल सीक्वेंस को रीड करने की कि उसका क्या सीक्वेंस है, बड़ी महत्ता है। उसी के बेसिस पे हम लोग उसको बता पाएंगे कि भैया कहाँ पे उसमें म्यूटेशंस आए हैं और म्यूटेशंस के बेसिस पे उनको किस ग्रुप में ये फिट हो रहा है, अल्फ़ा में या डेल्टा में या ओमिक्रॉन में, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली उस फुल सीक्वेंस को रीड करने का बहुत ही एडवांस प्लेटफॉर्म है। और भी सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सिंपल वाले भी, उनको बोलते हैं हम लोग सैंगर सीक्वेंसर, लेकिन ये मीडियम साइज़ के और लार्ज जीनोम्स को रीड करने की कैपेसिटी रखता है। कैसे काम करता है? जहाँ तक काम करने की बात है तो टोटल जो NGS का ये है फ्लो है, वर्क फ्लो, वो 3 स्टेज में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है जिसको बोलते हैं हम लोग लाइब्रेरी प्रिपरेशन। लाइब्रेरी प्रिपरेशन करने का मतलब होता है जो भी पॉजिटिव सैंपल्स आते हैं, है ना, हमारे यहाँ RT-PCR एवरी डे एक्चुअली 2000-3000 से ऊपर होता है। तो उसमें से जो भी पॉजिटिव सैंपल्स आए उनको, अब जो वायरस का जीनोम तो बड़ा है, जैसा आपको पता होगा 30 KB का है, तो एक साथ तो उसको रीड करना पॉसिबल नहीं होता है मशीन के लिए। तो छोटे छोटे पीसेस में बांट करके हम लोग उसको उस लाइब्रेरी करते हैं, उसको लाइब्रेरी प्रिपरेशन। और लाइब्रेरी प्रिपरेशन में ही कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके हेल्प से जो इसमें नैनो चिप होता है जहाँ सीक्वेंसिंग होती है, तो उससे वो बाइंड करता है। तो इस सारा प्रक्रिया को हम लोग लाइब्रेरी प्रिपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है NGS रन, जो कि NGS रन में जैसा मैंने आपको दिखाया, ये कार्ट्रिजेस होती हैं, है ना, कहाँ रखें, हाँ, कार्ट्रिजेस होती हैं जिसमें कि पूरा लाइब्रेरीज को बना करके 96 सैंपल्स का एक साथ हम लोग इसमें लोड करते हैं, है ना। लोड करने के बाद फिर यहाँ पे हमारा फ्लो सेल होता है, नैनो चिप होता है, उसी में सीक्वेंसिंग रिएक्शन होता है और फाइनली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ प्रोड्यूस्ड, है ना। इसका बड़ा साइज़ होता है, वो गीगाबाइट में होता है। तो उसके लिए हमारे पास सर्वर है ना। तो सर्वर हमारे पास जो है वो काफ़ी हाई कैपेसिटी का है, ऑलमोस्ट करीब 13 टेराबाइट का है। तो वहाँ पे स्टोर करते हैं और जो लास्ट स्टेप है इस पूरे NGS प्रक्रिया का, उसको बोलते हैं एनालिसिस, है ना। एनालिसिस का मतलब होता है डेटा तो आपको आ गया, वो तो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में है, आप उसको कैसे पता करेंगे कि भाई ओरिजिनल वुहान वायरस के सीक्वेंस से कहाँ कहाँ क्या क्या म्यूटेशन है ना। तो उसको एनालिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। उसके लिए भी एक खास तरह का एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जिसको कि हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, है ना। तो वो हम लोग उसमें ट्रेनिंग लिए हैं और कुछ और लोग भी हैं हमारी टीम में, और मिलजुल करके हम लोग एनालिसिस करके फिर बता पाते हैं कि ये कौन सा। एनालिसिस के लिए जो 2 कंपोनेंट जरूरी हैं, वो ये तो आपका सर्वर है और उधर हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली कुछ परचेज़ किया है हम लोगों ने और कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसके हेल्प से हम लोग सीक्वेंसिंग का एनालिसिस कर पाते हैं। लास्ट प्रीवियसली हम लोगों ने 2 राउंड सीक्वेंसिंग किया और दोनों राउंड में मोस्टली हमारे 70% डेल्टा वेरिएंट्स थे और वो सैंपल्स एक्चुअली जुलाई के आसपास के थे, है ना। अभी रिसेंट जो पॉजिटिव सैंपल्स आए हैं वो नवंबर महीने के हैं। नवंबर में तो काफ़ी कम है मैडम, अक्टूबर के हैं। लास्ट नवंबर में तो एक ही सैंपल मिला, एक ही पॉजिटिव था नवंबर में। इसके पहले जितने सारे हम लोग किए हैं ना, वो सेकेंड वेव के टाइम का है कुछ सैंपल और अक्टूबर तक का है। अब तक हमने जो किया है वो अक्टूबर तक के सैंपल्स कुछ किए हैं, कुछ आर्काइव्ड सैंपल्स हैं। तो बिल्कुल अभी तक जो कुछ भी यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है सैंपल की, तो उसमें अल्फ़ा और डेल्टा वेरिएंट ही अधिक देखने को मिले हैं। ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है और डेल्टा वेरिएंट था, दोनों में क्या फ़र्क? डेल्टा वेरिएंट जैसा कि मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था
डेल्टा वेरिएंट भी में भी काफ़ी सारे म्यूटेशंस थे। उसमें भी स्पाइक प्रोटीन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जिसके हेल्प से वायरस आपके बॉडी के सेल्स से है ना इंटरेक्ट करता है और उसी के हेल्प और उस इंटरेक्शन के प्रोसेस से फिर वो आपके बॉडी के सेल्स में एंटर करता है ना। तो वो उसमें काफ़ी सारे म्यूटेशंस थे, स्पाइक प्रोटीन में भी म्यूटेशंस थे, है ना। लोगों ने सोचा था कि ये दिस इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ कोविड-19, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए ये तो बहुत ही मतलब सरप्राइजिंगली एक इस तरह का वायरस इसका वेरिएंट सामने आया जिसमें कि ऑलमोस्ट 50 म्यूटेशंस हैं स्पाइक प्रोटीन में, है ना। तो लोग तो स्पाइक प्रोटीन में भी फिर 2 डोमेन होते हैं, है ना। एक तो रिसेप्टर बाइंड डोमेन बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं एन टर्मिनल डोमेन। दोनों डोमेन्स में काफ़ी म्यूटेशंस हैं, खास करके रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में तो बहुत सारे म्यूटेशंस हैं और वही वो डोमेन है जिससे कि मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स के बाइंड करने की कैपेसिटी है स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंड डोमेन से, है ना। तो लोग सीरियसली वरीड हैं साइंटिफिक कम्युनिटी कि द एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स आर दे गोइंग टू रियली हैव इफेक्ट ऑन दिस वायरस, है ना। अभी तक क्या कुछ है तो ओमिक्रॉन के बारे में, क्या ये घातक ज़्यादा है डेल्टा से, या फिर इस बारे में इसके बारे में डेटा तो कंक्लूसिव नहीं है अभी। वी हैव टू वेट फॉर अनदर मे बी 1 or 2 वीक्स, है ना। लोग एक्चुअली पूरे खास करके जहाँ पे इससे केसेस ज़्यादा हैं, लोग देख रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनमें हाइब्रिड इम्यूनिटी है, जिनमें जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड भी थे प्लस वैक्सीनेटेड भी थे, है ना, तो उनमें किस तरह के एंटीबॉडीज़ थे और वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस के कौन कौन से डोमेन से बाइंड कर रहे हैं। ये सारा स्टडी फुल फ्लेज चल रहा है। हार्डली मुझे लगता है कि मैक्सिमम 10 डेज़ में सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन चूंकि जैसा मैंने बताया कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी इज़ रियली वेरी वरीड, है ना। पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पे कार्य करता हूँ और मैं बाय ट्रेनिंग जेनेटिसिस्ट हूँ। जेनेटिक्स जीनोमिक्स एरिया में मैं लास्ट 8-10 सालों से कार्य कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग का पूरा कार्य होता है, काफ़ी खर्चीला है। ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि 1-2 सैंपल भी आ रहा है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाए, यह उचित नहीं होगा, क्योंकि एक बार की एक रन में करीब 15 लाख की खर्च की लागत आती है। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।